तो ये बताओ तो 2 दिन ये प्रोग्राम 2 दिन जो भेजे हैं प्रोग्राम ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, उसमें अगर कहीं पे दिक्कत है किसी को तो पूछ लो। हेलो, पूछना है कि आगे बढ़ा दे, बढ़ाएं? बाइनरी प्लस ऑपरेटर ओवरलोडिंग।
अंदर उतार लिया। हेलो। हाँ, तब नेक्स्ट पेज में जाएंगे हम। लंबा प्रोग्राम है ये। ये रहा। लिख लोगे तो बोलोगे। हो गया। देखो आज बता रहे हैं बाइनरी प्लस ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इस काम के लिए आपको जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बोले हैं वो सारा आपके नॉलेज पे होना चाहिए। और ये एक दिन में तुम लोग के साथ कंप्लीट होगा नहीं, कम से कम 2 दिन तो लगेगा ही। आज सिर्फ प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन बता देते हैं, इसका वर्किंग मैकेनिज्म कल बताएंगे पूरा डायग्राम के साथ।
बाइनरी ऑपरेटर प्लस का मतलब हुआ ऐसा इस ऑपरेटर के साथ दोनों साइड में ऑपरेंड होगा, जैसे x प्लस वाई, तो बीच में ऑपरेटर और दोनों साइड में ऑपरेंड। ये न्यूमेरिकल जो डेटा है उसके साथ बहुत अच्छा काम करता है, सब कोई जानते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो इस प्लस ऑपरेटर से दो ऑब्जेक्ट को भी हम लोग जोड़ सकते हैं, नंबर के अलावा ऑब्जेक्ट को भी जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए हम प्रोग्राम में क्या क्या लिए हैं वो हम डील कर देते हैं अभी। मैकेनिज्म कल, एक क्लास ली है जिसमें एक्स वाई दो वेरिएबल लिए हैं, और इसका पब्लिक सेक्शन में दो कंस्ट्रक्टर लिए हैं। एक नंबर तो ये दिस इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसके पैरामीटर में कुछ नहीं है, बॉडी पार्ट में भी कुछ नहीं है, इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। दिस इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और एक कंस्ट्रक्टर लिए, दैट इज द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, इसमें दो पैरामीटर पास किए हैं। ये है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसमें क्या किए हैं, ए में जो वैल्यू आएगा एक्स में चले जाएगा, बी में जो वैल्यू आएगा वाई में चले जाएगा। और तीसरा फंक्शन लिए हम लोग ऑपरेटर फंक्शन। उसका रूल्स अगर पढ़ेंगे, जब हम लोग बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं और ओनली मेंबर फंक्शन लेते हैं, तो ये कम से कम एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करना होगा और ये वैल्यू को भी रिटर्न करेगा। ये रूल्स 10 रूल जो दिए हैं 10 रूल को देखिएगा। तो दिस इज द ऑपरेटर प्लस फंक्शन, पास करवा रहे हैं ऑब्जेक्ट, रिटर्न भी ले रहे हैं ऑब्जेक्ट, बिकॉज नंबर इज द नेम ऑफ क्लास। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही रिटर्न होगा। इसको यहाँ पे टर्मिनेट किए हैं, बॉडी पार्ट यहाँ नहीं लिखे हैं, बाहर लिखे हैं। ऐसा ही एक फंक्शन लिया है डिस्प्ले, जिसका बॉडी पार्ट हमने बाहर लिखा है। तो पहले ऑपरेटर फंक्शन का बॉडी पार्ट देखो बाहर, ये हम दूसरा तीसरा क्लास में बताए होंगे। जो किसी फंक्शन का बॉडी पार्ट अगर बाहर लिखते हैं तो पहले क्या होता है, रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, देन द क्लास नेम, देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन फंक्शन नेम, जो भी पैरामीटर है। तो इसका जब हम बाहर लिखेंगे तो पहले है रिटर्न टाइप। तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है ऑब्जेक्ट यानी नंबर, इसलिए यहाँ पे नंबर लिखे हैं। इसके बाद होता है क्लास नेम। क्लास नेम भी वही है, सेम है, कंस्ट्रक्ट ये रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट, इसलिए क्लास नेम। और यहाँ पे सिंटैक्स में ही क्लास नेम है, दैट्स वाई इसका सेकंड जो वर्ड है वो भी आपका नंबर ही होगा। तो दिस इज द रिटर्न टाइप, दिस इज द क्लास नेम। स्कोप रेजोल्यूशन, ऑपरेटर प्लस फंक्शन, पैरामीटर में पास करवा रहे हैं नंबर n। तो नाउ नंबर इज द क्लास नेम, n इज द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट पास होके आ रहा है। ठीक है। इसके बाद एक टेम्पोररी ऑब्जेक्ट भी बनाए हैं टेम्प नाम से। अब टेम्प नाम से जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, टेम्प का जो x होगा वो x प्लस n डॉट एक्स। x मतलब करंट ऑब्जेक्ट का x। तो करंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा, अच्छा इसको अभी नहीं जाएंगे, यहाँ पे बताएंगे। ये यहाँ पे जो मैकेनिज्म होगा वो बता देंगे। डिस्प्ले को में एक्स वाई का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ से आइएगा। नंबर n1 ऑब्जेक्ट लिए हैं, n2 लिए हैं, n3 लिए हैं। चूंकि हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तीनों को ये बना देगा। ठीक है, n1 n1 n2 एंड n3। तीनों में एक्स वाई होगा, एक्स वाई होगा। और यहाँ पे है, ये है कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, ये दोनों।
कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। ये एक्सप्लिसिट कॉलिंग है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट बताए थे, यहाँ पे एक्सप्लिसिट कॉलिंग किए हैं, क्योंकि फंक्शन नेम दिखाई पड़ रहा है, सो इट इज एक्सप्लिसिट कॉलिंग। इस काम को हम लोग यहाँ भी कर सकते थे, ब्रैकेट में अगर दोनों वैल्यू को डाल देते हैं तो हो जाता, यहाँ पर भी ब्रैकेट में दोनों वैल्यू को डालते हैं तो हो जाता, लेकिन हमने अलग से लिया है। और n3 ये भी आपका एक कंस्ट्रक्टर बना, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, इसमें 10 आ जाएगा, 15 आ जाएगा और 20 आ जाएगा, ठीक है, और n3 खाली रहेगा। अब इस लाइन को देखिएगा, यहाँ पे हम लिखे n3 इज इक्वल टू n1 प्लस n2, तो n3 क्या है? ऑब्जेक्ट, n1 भी ऑब्जेक्ट, n2 भी ऑब्जेक्ट। ये यहाँ पे प्लस इज द फंक्शन, इसको अगर हम लोग इमेजिन करें, ये इमेजिन करना है, कॉपी में नहीं लिखना है, n1 डॉट प्लस फंक्शन, अब पास होगा n2, ठीक है, तो n1 इज द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे डॉट मेंबरशिप ऑपरेटर है, प्लस फंक्शन है, और पैरामीटर में पास हो गया n2। जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, होते ही इस पार्ट में आ जाएगा, इस n में असाइन हो जाएगा n2 जो वहां से पास करवाए हैं। तो यहां जब हम लोग एक टेम्पोररी ऑब्जेक्ट और बना रहे हैं, टेम्प ऑब्जेक्ट बनेगा, यहाँ पे एक्स वाई होगा, टेम्प का जो एक्स होगा वो एक्स मतलब करंट ऑब्जेक्ट मतलब होता है n1 प्लस n डॉट एक्स, n में आया है n2 यानी n2 का x, तो करंट ऑब्जेक्ट का x हो गया 5, और n2 का जो ऑब्जेक्ट था यानी n का जो ऑब्जेक्ट है उसका जो x है उसका वैल्यू है 15, तो 15 और 5 20 पुट हो जाएगा तुम्हारा टेम्पोररी ऑब्जेक्ट में। इसी तरह नेक्स्ट लाइन, टेम्प का जो y होगा करंट ऑब्जेक्ट का y प्लस n का y, करंट ऑब्जेक्ट का y दैट इज द 10, और जो पास होकर n2 का वैल्यू आया है उसका y दैट इज 20 और 10 दैट इज 30 पुट हो जाएगा टेम्प में, ठीक है। और अब लास्ट लाइन पे देखो, रिटर्न टेम्प, यानी कंप्लीट ऑब्जेक्ट को ही हम लोग रिटर्न करवा रहे हैं, और ये टेम्प ऑब्जेक्ट जो है आके कहाँ पे पुट होगा? n3 में, यानी टेम्प ऑब्जेक्ट असाइन हुआ n3 में, तो उसका जो क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू है 20 और इसका क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू 30, 20 और 30 इसमें असाइन हो गया। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे n3 का जो वैल्यू है, x का वैल्यू, वो n2 का x का वैल्यू प्लस n1 का x का वैल्यू है, और n3 का जो y है वो उसका जो वैल्यू है वो n2 का वैल्यू 20 y का, और n1 का y का वैल्यू 10 यानी 30 यहाँ पे असाइन हो गया, प्लस हो गया दोनों का। तो अगर हम लोग डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे, तो n x का वैल्यू इसका 5 दिखाएगा, y का वैल्यू 10 दिखाएगा, इसका दिखाएगा x का 15, y का 20, बट n3 का x का 20 और y का 30 दिखा देगा, ठीक है। जबकि हमने यहाँ पे प्लस ऑपरेटर किसके लिए यूज किया? ऑब्जेक्ट के लिए। करता है ये न्यूमेरिक डाटा को ऐड, लेकिन इससे हम लोग ऑब्जेक्ट को भी जोड़ दिए, ठीक है। एक तरह से हम डील भी कर दिए हैं मैकेनिज्म को, और इसको रिफ्रेशमेंट की जरूरत है, कल डायग्राम से और इसको रिफ्रेश कर देंगे, ठीक है। बहुत अच्छा मैकेनिज्म है अब C++ के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का, ठीक है।
इसको देख लीजिएगा और अच्छे से जितना भी ऑपरेटर ओवरलोडिंग बताए सबको देखते हुए लास्ट में इसको देखना है ढंग से। मैकेनिज्म में प्रॉब्लम है तो यहाँ भी दिखा देंगे। जब ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास चलेगा तब भी आप देख सकते हैं मैकेनिज्म को, पूरा प्रोग्राम मत बनवाना। ठीक है।